हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों अब देखो आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है। और अप्रोक्स 50 डेज़ बचे हैं, 49 टू 50 डेज़ बचे हैं। और बच्चों आज की वीडियो में अपन लोग एक ऐसी शॉर्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे 45 डेज़ में कि आप लोगों को किस तरीके से अपने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के अंदर क्वांट के सेक्शन को टोटली कवर करना है। मैंने बहुत बढ़िया एक तरीके से स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी डिज़ाइन की है। ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें जो है वो मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक एक चीज़ को समझना और स्किप मत करना कोई भी पार्ट को, क्योंकि इसमें एंड से लेकर टिल एंड तक स्टार्टिंग से सब कुछ आपको जो है वो पूरी चीज़ें मैंने कवर की है। देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। हम इसमें कैलकुलेशंस एंड अर्थमेटिक सेक्शन को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। अभी मैं बताता जाऊंगा कि किसमें क्या क्या सेक्शन रहेगा। इसके अंदर मैंने पूरा स्केड्यूल बना रखा है कि ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देन इसके बाद ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे करना है, रिवीजन एनालिसिस, कब कब आपको मॉक टेस्ट देने हैं, सितंबर में अक्टूबर को। ठीक है। और क्योंकि 19th एंड 20th अक्टूबर को एग्जाम है। ठीक है। तो कब कब आपको एग्जाम देने, सारी चीजें मैंने डिटेल में जो है वो बच्चों आप लोगों को इसमें समझा रखी है। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जब अर्थमेट क्वांट का सेक्शन लेते हो तो अपने बैंकिंग के अंदर दो पार्ट होते हैं। एसएससी के एग्जाम के अंदर अलजेब्रा भी आता है, बट इसमें अपना अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक एंड कैलकुलेशंस पार्ट है। अब बच्चों क्या अर्थमेटिक कैलकुलेशंस पार्ट के अंदर में जो अपने चैप्टर्स चले जाते हैं वो कौन कौन से चले जाते हैं। सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है। देन उसके बाद अप्रोक्सीमेशंस, नंबर सीरीज वाला पार्ट जिसमें आपका मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों हो जाता है। देन आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक वाला, और मेन मेन तो बच्चों यही है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, है ना, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक। ये 4 से 5 चैप्टर्स अपने इसके होते हैं। अर्थमेटिक के अंदर अभी सारे जो चैप्टर्स मैंने लिस्ट कर रखे हैं वो इस तरीके से होते हैं, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क एंड ऑल दैट, ये सारे चैप्टर्स बच्चों होते हैं। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों सबसे पहली बात तो आपको स्टार्ट क्या करना है। आज हो गया अपना, जब ये वीडियो आप देख रहे हो वो है अपनी 1 सितंबर। 2 सितंबर से लेकर टिल 18 सितंबर तक का ये पूरा स्केड्यूल है, जिसमें 45 टू 46 डेज होते हैं। ठीक। अब अपन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई अपने को मॉक टेस्ट कब लगाना है। देखो आप एक चीज ध्यान से देखो, मैंने सितंबर के अंदर जो है वो 6 मॉक टेस्ट जो है उसका एक स्केड्यूल बनाया कि आपको 6 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है। अभी आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट, ये नहीं है कि अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, नहीं, पूरे प्लानिंग के हिसाब से करना। और बच्चों इसमें एक एक स्टेप आप लोगों को करना है, और कुछ भी आप लोगों को अपनी तरफ से इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप को मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके डाला है कि किस चैप्टर को कितना रिवीजन चाहिए, है ना। और ये आपकी जो स्केड्यूल है ये आपको कहीं ना कहीं मेंस में भी हेल्प करेगा। प्री तो आपका निकलवाएगा ही, मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। कैसे मैं बताऊंगा देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, एक एक पार्ट इसको अच्छे से समझना। देखो सितंबर में आपको 6 मॉक टेस्ट देने हैं। सबसे पहली बात तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला मॉक टेस्ट आपको जब आप रिवीजन स्टार्ट करो उससे पहले देना है। क्यों भाई, आप तो कहोगे सर मैंने तो रिवीजन नहीं किया, अभी मैं मॉक टेस्ट कैसे दे दूं, मेरी तैयारी पूरी नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मॉक टेस्ट दो। भले ही आपके उस मॉक टेस्ट के अंदर मैं रीजनिंग और इंग्लिश को मैं मान रहा हूं कि आपके जितना भी प्रिपेयर्ड है, सेम स्ट्रैटेजी आप रीजनिंग एंड इंग्लिश में भी प्रिपेयर करोगे। मैं तो अभी मैथ्स की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपके 100 में से 35 या 40 नंबर बनते हैं। ठीक है, बिना रिवीजन के आपने जितना भी पढ़ा या उससे 5-7 नंबर ज्यादा कम, तो आपको उससे ये आइडिया लगेगा कि भाई मॉक टेस्ट आपने दिया तो अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो जिसमें आपने रिवीजन नहीं किया है। ठीक है। अब आपको रिवीजन जो है वो स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके बाद सीधा मैंने मॉक टेस्ट रखा है 10 तारीख को। तो 10 तारीख तक में आपको टाइम मिल जाएगा कि मॉक टेस्ट काफी चैप्टर्स आप कवर कर लोगे। तो इन 8 दिन में आपको थोड़ा सा स्कोर आपका बूस्टअप होगा, क्योंकि मैथ्स के साथ साथ आप रीजनिंग भी कर रहे होगे, इंग्लिश भी कर रहे होगे। तो अगर 2-2 3-3 नंबर का भी फर्क पड़ा तो 5 से 6 नंबर का आपका बूस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में आप करोगे क्या, देखो सबसे पहले बच्चों आपको परसेंटेजेस से स्टार्ट करना है। ठीक है। एक तो परसेंटेजेस से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि परसेंटेजेस का जो चैप्टर होता है ना बच्चों, वो अपने काम आता है
बहुत सारे आगे के चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि परसेंटेज निकालने का जो पार्ट है, जैसे अपन समझते हैं कि 20% ऑफ सम नंबर निकालना है, 20% ऑफ 125 निकालना है, 25 हो गया, या 20% ऑफ आपको 120 निकालना, 24 हो गया। इमीडिएटली अपन ने वैल्यूज निकाली, क्योंकि ये वैल्यूज अपन सीआई में भी यूज करते हैं, एसआई के अंदर भी यूज करते हैं, परसेंटेजेस में तो यूज करते हैं, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में यूज करेंगे, और भी कई ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनमें इस तरह की वैल्यूज का यूज आता है। तो अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिक्स को भी परसेंटेजेस स्टार्ट करने से पहले ही अपन सीख लेंगे, जिसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स, टेबल्स अपने को लर्न करने हैं पूरे के पूरे, एंड ऑल भी बेसिक बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक, जो भी सारी मैंने अपनी वीडियोस में भी दे रखी है। मैं कैलकुलेशन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लेना। तो आपको परसेंटेजेस के साथ साथ इन चीजों को 2 और 3 तारीख को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आप लोग पूरा परसेंटेजेस इसके अंदर लोगे। देन बच्चों जब आप परसेंटेजेस कर लोगे तो फिर बात आएगी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि परसेंटेजेस का एक तरीके से हम एप्लीकेशन मानते हैं, क्योंकि परसेंटेजेस के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में नहीं देता। परसेंटेज के एप्लीकेशंस लाइक प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, इनके क्वेश्चंस वो देता है। डीआई के अंदर यूज आता है, जिसमें आपका पाईग्राफ वाला बहुत ज्यादा यूज आता है। इसको भी बच्चों आप 4 या 5 तारीख को आप इसको दोगे, ठीक है, 4 या 5 सितंबर को। देखो अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब आप ये पूरी चीजें कर रहे होगे तो आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, मैंने ये लिखा डेली 3 टॉपिक वाइज टेस्ट, डेली के 3 टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको देने हैं। अभी आप लोग मॉक टेस्ट 2 तारीख के बाद सीधा 10 को दोगे, बीच में कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे, ना ही सेक्शनल दोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है। तो अभी पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट देंगे। सिर्फ अकेले बिना प्रिपरेशन के, बिना कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किए सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। चाहे आप 10 की बजाय 10,000 भी मॉक टेस्ट दे दो, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई बच्चों आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक प्लानिंग वाइज चलना है अपने को। तो डेली के 3 टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे। अब बच्चों टॉपिक वाइज टेस्ट, अभी तो आप टॉपिक कर रहे हो तो अभी आप अर्थमेटिक के मत दो। अभी बच्चों आप लोग कैलकुलेशंस वाले जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, अप्रोक्सीमेशंस के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इसकी कैलकुलेशन स्पीड प्रैक्टिस करने के बाद आप अगले दिन से इसके टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट का होगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे दो, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे दो, पेड, अनपेड, फ्री, वॉटएवर जो आपके पास है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज दो। इससे बच्चों क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि कैलकुलेशन की स्पीड इंप्रूव होने से आपको जो 15 से 20 नंबर का जो कैलकुलेशन पार्ट आता है, डीआई और बाकी सारी चीजें, वो भी इंप्रूव होगा, प्लस आपका अर्थमेटिक में भी स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो आपको करनी है, प्लस उसके साथ आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। तो 2 से 3 टॉपिक वाइज टेस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के, अप्रोक्सीमेशंस हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, एंड नंबर सीरीज हो गया, ये इन टाइप के चैप्टर्स के बच्चों आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है, रोज के 2 से 3, ताकि आपकी कैलकुलेशन पार्ट भी साथ साथ प्रैक्टिस होता रहे। आपको सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस नहीं करना है, साथ साथ इस पे भी करना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आती है 6 तारीख। 6 तारीख को एवरेजेस में आप दोगे, क्योंकि एवरेजेस एक लोन टॉपिक है, इसका आगे पीछे किसी से डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है, तो एक दिन मोर देन सफिशिएंट होता है इसको रिवीजन देने में। और बच्चों जब आप ये रिवीजन करोगे तो आप मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस करोगे, मॉडरेट या उससे भी 1-2 स्टेप हायर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बोला कि ये आपको स्केड्यूल आपके मेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप प्री क्लियर कर लेते हैं, 20-21 तारीख तक प्री आपका हो जाएगा, तो आपका नवंबर एंड में मेंस है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 1 महीने में आपको मेंस करना है। बच्चों अगर आप सिर्फ बेसिक लेवल करके जाओगे अर्थमेटिक को और आप सोचोगे एकदम आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाओ मेंस में, ये बच्चों नहीं होने वाला, ये नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है, ये बहुत पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप कर लोगे लेकिन आपके पास टाइम की बच्चे बहुत कमी रहती है, टाइम बहुत कम होता है प्री एंड मेंस के बीच में अपने बैंकिंग के अंदर। और ये जो चीजें आप अच्छे से रिवाइज करोगे, ये आपको आने वाले एग्जाम्स में SBI P1, SBI क्लर्क में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो भी इसके बाद अपने लाइंड अप है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों परसेंटेजेस का ही एक एप्लीकेशन अपन लेंगे, फिर CI एंड SI 3 दिन इसमें लेंगे, क्योंकि अपन इसमें 2 चैप्टर्स ले रहे हैं, तो CI SI के मोस्टली केसेस में PO में कंबाइंड क्वेश्चन आता है, जहां वो CI SI दोनों एक साथ ही एक क्वेश्चन में आपसे यूज करवा लेगा। तो इसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट और नॉर्मल कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से आने चाहिए। 9 तारीख तक बच्चों हम यहाँ पर पहुंच गए, अभी तक हमने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट दिया, और हम अभी तक, अब देखो, अब हम 1, 2, 3, 4 और 5 ओवरऑल 5 चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कई टॉपिक वाइज टेस्ट अपने दे चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब 10 तारीख की सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, दोबारा से आप दोगे सेकंड वाला अपना मॉक टेस्ट, ठीक है, सेकंड मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाला आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है।
अटेम्प्ट करोगे। और बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो रही, जब भी आप मॉक टेस्ट करो बच्चे, मॉक टेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मॉक लगाया, स्कोर देखा और आपने बंद कर दिया अपने पोर्टल को, नहीं। मॉक टेस्ट में बच्चों देखो, मॉक टेस्ट आप करोगे, आप जब तक उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो भाई एनालिसिस के बिना आपको गलती कैसे पता चलेगी। अब बात आती है सर आप एनालिसिस तो बोल रहे हो, एनालिसिस में करे क्या? बच्चे एनालिसिस में आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है। भाई अगर आपने एवरेजेस का क्वेश्चन गलत किया तो कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन आपने गलत किया, और अगर आपने सही किया तो आपने उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम कितना लिया। बच्चे अगर आपने कोई एक क्वेश्चन को 3 मिनट आके सही किया तो उस क्वेश्चन को सही करने की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसके साथ वो 2 क्वेश्चन का और टाइम लेगा। कि ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि अब पीओ का जो लेवल होता है उसमें आप 40 से 50 सेकंड, 50 सेकंड से 1 मिनट ऑन एन एवरेज अगर आप लगाते हो तो आप 22, 23, 24 क्वेश्चन भी अगर आप पीओ में करते हो तो वो एक बहुत सेफ माना जाता है। और मैक्सिमम आप अगर 25 तक पहुंच जाते हो तो बहुत बहुत अच्छी अटेम्प्ट है, क्योंकि इंग्लिश में 25 के आसपास, रीजनिंग में भी अगर आप 20-25 तक पहुंच गए तो आप मान के चलो 65-70 आप आराम से क्रॉस कर रहे हो। जो लास्ट 3-4 साल की कट ऑफ है उसमें 55-56 मैक्सिमम जनरल की कट ऑफ जा रही है, 56-57 2-4 प्लस माइनस आप कर लेना, लेकिन 60 क्रॉस नहीं किए एक बार भी लास्ट 3 साल के अंदर। जहां तक 2018 या 19 के अंदर था कि एसबीआई में 70 कट ऑफ पीओ में क्लियर किया था, वो भी क्योंकि पेपर इजी था, उसके बाद से 60 को क्रॉस नहीं किया। तो बच्चों एनालिसिस करना है कि कितना टाइम लग रहा है, भाई क्या गलती कर रहे हो उस क्वेश्चन के अंदर, किस पर्टिकुलर में आपको टाइम लगा। अब वो तो है नहीं कि आपको मैथ्स में 20, रीजनिंग में 20 और इंग्लिश में 20 मिलेगा, आप इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब आपको सिर्फ मैथ्स में ही देखना है कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं भाई वो आपने सही किए नहीं किए, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि आपने वो पढ़ने के बाद ही उसमें गलती कर दी। और जितना आपने रिवीजन किया तो कोशिश करो पहले उनको पहले सॉल्व करने की, ठीक है। उसके बाद जो गलती की है उसको इमीडिएटली रिवाइज करो कि भाई इस टाइप में मैंने क्या गलती की है, क्योंकि भाई जब तक अपनी गलती नहीं पहचानोगे बच्चे तो कैसे सुधारोगे उसे। सुधार तभी होगा जब आप गलती पहचानोगे, और गलती पहचानने का स्टेप ही अपना क्या है, एनालिसिस। और सुधारने के लिए अपन क्या करेंगे, रिवीजन। रिवीजन के बाद फिर अपन ट्राई करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि तारीख कौन सी आएगी अब आएगी 15 तारीख। उस 15 तारीख की ड्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस 15 तारीख की ड्यूरेशन में हम लोग बच्चों अपनी स्पीड मैथ्स पे तो फोकस कर ही रहे हैं, क्योंकि स्पीड मैथ्स किसी कॉन्सेप्ट पे तो है नहीं, इट्स टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, ठीक है। अब मैं अभी इसमें डीआई को नहीं ले रहा हूं बच्चों, ठीक है, मैंने अभी डीआई को नहीं लिया, होने को तो डीआई भी है, कैलकुलेशन का पार्ट है, बट मैंने डीआई को एक अलग से टाइम दिया है 3 दिन का पूरा। तो मैं अभी इसमें डीआई को नहीं ले रहा हूं, मैंने इसमें अभी 4 चैप्टर को लिया है, ठीक। अब बच्चों यहां पर 15 तारीख से पहले आप देखोगे कि आपके ये टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड रेशियोज एंड पार्टनरशिप, मैंने 4 चैप्टर इंक्लूड इसके अंदर कर दिए, क्योंकि रेशियोज का यूज पार्टनरशिप में आता है, एलिगेशंस में भी आता है, बट पार्टनरशिप में आप पकड़ लो कि ज्यादा आता है, क्योंकि कभी भी 2 बंदे या 3 बंदों की प्रॉफिट को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करते हैं तो रेशियोज का यूज आता है। एंड टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो 3 दिन और 2 दिन लगाकर अपने 5 दिन में ये चैप्टर आराम से हो जाएंगे, जिसमें अपन एफिशिएंसी वाला M1 D1 H1 पाइप्स के क्वेश्चंस अपन सारे टाइप के कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिवीजन हो जाएगा बच्चों। रिवीजन के लिए बच्चों जब मैं रिवीजन बोल रहा हूँ तो आप रिवीजन कहीं से भी करो, कितने भी उसके अंदर आप क्वेश्चंस करो जो आपको डाउटफुल लगते हैं। एंड बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, रिवीजन करते समय आप अपनी एक नोटबुक बना लो, ठीक है, जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। वैसे तो मैं हमेशा से कहता हूं जब आप प्रिपरेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हो तो ही आप अपनी नोटबुक बनाओ, बट अगर आप एक न्यू बंदे हो जो फर्स्ट टाइम पीओ दे रहे हो, आपके पास सिर्फ 45 to 50 डेज है, तो भी आप ये बच्चों स्टार्ट करो, क्योंकि आपको इस एग्जाम में भी ये चीज काम आएगी। और आप इतने सी ड्यूरेशन में भी अगर वेल प्लान्ड वे में कर सकते हो तो आपकी बहुत अच्छे चांसेस है कि आप एग्जाम निकाल सको। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम कम है तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अपन पहुंच गए 15 तारीख में, तो 15 तारीख में पहुंचने के बाद हम फिर से अपना थर्ड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। और जहां तक मैं इसमें आपसे उम्मीद करता हूं, अगर आप बिल्कुल स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, दिन के 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, देखो बच्चे इतना तो देना ही पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है। इसमें मैंने किसी संडे को काउंट नहीं किया है, कोई छुट्टी काउंट नहीं की है। इस 45 डेज की ड्यूरेशन में कोई आपको ब्रेक नहीं लेना है, आपको कंटिन्यूस पढ़ना है।
ब्रेक आप लेना प्री के 1 से 2 दिन बाद, ठीक है, या प्री से जस्ट 1 दिन पहले। मैं आपको वो भी समझाऊंगा क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ। आप कहोगे सर एग्जाम से पहले आप ब्रेक लेने के लिए कह रहे हो, वो भी 1 दिन पहले, मैं आपको समझाऊंगा उसकी नीड क्यों है, ठीक है। देन उसके बाद हम थर्ड मॉक टेस्ट हम करेंगे। अगेन मॉक टेस्ट करोगे, फिर उसके बाद आप अपनी गलतियां देखोगे, एनालिसिस करोगे, फिर से छोटे छोटी जो गलतियां हुई है उनको रिवीजन करोगे, ठीक है। जस्ट रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से पढ़ने बैठ गए, लेकिन आप उस चीजों को गो थ्रू करोगे, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करोगे कि जहां से आपसे उस टेस्ट के अंदर गलती हुई, और जो आप गलती कर चुके हो कोशिश आप ये करोगे वो गलती आपसे दोबारा ना हो, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों यहां तक हम पहुंच गए। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, जो बहुत बच्चों को परेशान भी करता है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी बच्चों मैंने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, बस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ जाता है, रेशोज की हेल्प से अपन बहुत सारे करते हैं। मैंने ये सारे टॉपिक समझा भी रखे हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। इसको बच्चों मिनिमम से मिनिमम 3 दिन तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए ये बड़े बड़े टॉपिक्स है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इनको मैं 3-3 दिन का रिवीजन दे रहा हूं कि आपको 3 दिन तो इसके अंदर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो यहां तक आपका पहुंच गया हम 17 सितंबर को, और 17 सितंबर में जो के बाद जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आ रहा है वो आपका 20 को आ रहा है, स्टिल अपने पास टाइम है। तो बच्चों अब अपन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी भी 19, 18 एंड 19 को प्लान करेंगे, और उसके बाद 20 को अपन करेंगे एजेस। अब आप एजेस करने के बाद मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो या एजेस करने से पहले, वो आपके ऊपर है। मैं ये कहूंगा पहले एजेस कर लो, क्योंकि छोटा चैप्टर है, बिना किसी फॉर्मूले का चैप्टर है, एक क्वेश्चन आ जाता है, आया तो एक से ज्यादा तो नहीं आएगा इसके अंदर, बट आया तो 50% चांस है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, 50-50% चांस है। तो आप एक रिवीजन कर लो इसका, देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट अपना लगाओ, ठीक है, 20th को, जिसमें हो जाएगा आपका 4th मॉक टेस्ट फुल लेंथ का। इस ड्यूरेशन में बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, ये आपको डेली इसलिए मैंने बोला है कि डेली 3 टॉपिक वाइज टेस्ट आपके साथ साथ चलते रहेंगे, बिकॉज टॉपिक वाइज टेस्ट को आप अपने स्केड्यूल में इंक्लूड मत करना, क्योंकि ये मुश्किल से 5-5, 10-10, 15-15 मिनट्स के छोटे छोटे एक स्मॉल टेस्ट होते हैं बच्चों। फुल लेंथ तो फिर भी 1 घंटे का जाता है, तो आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ता है बच्चों। जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो ना, प्लीज आप ऐसे एनवायरनमेंट में दो कि जहां पर आपको, अगर आप साइबर कैफे में दे रहे हैं या मतलब कहीं अपने घर पे भी दे रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो, कैलकुलेटर का यूज ना करें, क्योंकि आपको पता ही वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज अपने आप से चीटिंग मत करना, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करना, फेयर तरीके से मॉक टेस्ट देना, एंड एक क्लोज एनवायरनमेंट में बैठना कि जहाँ 1 घंटा आपको ना ही कोई साउंड डिस्टर्बेंस हो, ना ही एक आपको पर्सनल आपको कोई डिस्टर्बेंस आपको मिले, ठीक है। तभी आपको मॉक टेस्ट एक फेयर रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है बच्चे। तो ये चीज होगा। और बच्चों मॉक टेस्ट से कभी घबराना मत, क्योंकि मॉक टेस्ट जब भी आप किसी भी पोर्टल पे करते हो तो वहां पर इजी टू हार्ड टाइप के सारे मॉक टेस्ट होते हैं, तो स्कोर आपका कभी कभी वेरी करता है, तो आप एक एवरेज निकालना अपने स्कोर की, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कभी किसी मॉक टेस्ट के अंदर आप 55, 60, 70, 65 भी बना लोगे, कभी कभी 40, 45 भी बनेगा, तो आप एक एवरेज निकालना। मॉक टेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम पहुंचेंगे 25 तारीख को, ठीक है। अब 25 से पहले अपने को क्या क्या मिलेगा, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस एंड डीआई। देखो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस 2 दिन मैंने दिए हैं, वैसे 2 दिन से कम में ही हो जाएगा, लेकिन मैंने 2 दिन मैक्सिमम दिए हैं, 1 से 1.5 दिन लगता है, क्योंकि एलिगेशंस चैप्टर छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में टाइम जाता है। और डीआई, अब बच्चों डीआई के अंदर देखो मैंने आपको बोला फॉर्मूला कुछ नहीं होता, अर्थमेटिक डीआई आपके प्रीलिम्स में आएगी नहीं, तो अर्थमेटिक डीआई को आप अभी प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। अर्थमेटिक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन अर्थमेटिक डीआई को अभी आप प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेगी फिलहाल आपके प्री में, वो आपको प्री के अगले दिन से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, जो कि मेंस के लिए आएगी। ये 3 दिन में बच्चों आप लोग क्या करोगे, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, टेबुलर एंड आपको बार ग्राफ, उसके अंदर मिक्स डीआई, तो मतलब 5 टाइप की डीआई आपको करना है। और लाइन ग्राफ के अंदर आपका स्पाइडर ग्राफ, रेडार, ये सारे टाइप के आपके आ जाएंगे, ठीक है। बेसिक डीआई, मॉडरेट डीआई होती है, क्योंकि डीआई आप मान के चलो मिनिमम तो मिनिमम 10 नंबर की आपको मिलेगी, मैक्सिमम 20 नंबर की, ऑन एन एवरेज 15 नंबर की, 14 से 15 नंबर की डीआई आपको एक पेपर के अंदर मिलती है, 35 में से 15 नंबर की डीआई। तो अब यहां तक बच्चों आपका ना 25 तक, अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 25 दिन है, और आप 2 तारीख से 25 तक में मतलब 22 दिन में आप ऑलमोस्ट 15 नंबर है, 10 नंबर की 25 नंबर का रिवीजन आप कर चुके हो, ठीक है। 25 नंबर का रिवीजन आप कर चुके हो, एंड
25 नंबर से ज्यादा का ही, बल्कि ऑलमोस्ट आप, क्योंकि आप डेली एक मॉक टेस्ट, एक टॉपिक वाइज टेस्ट देते आ रहे हो, इसलिए मैंने आपको बोला है टॉपिक वाइज टेस्ट को साथ में रखना बच्चों। इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ स्लाइड्स देख के समझ नहीं आएगा, पूरी वीडियो को सुनना भी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा एनालिसिस। डेटा सफिशिएंसी, डेटा एनालिसिस मैंने बच्चे क्यों लास्ट में रखा, क्योंकि ये पूरे का पूरा अर्थमेटिक की नॉलेज पर बेस्ड है, इनके खुद के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। डेटा सफिशिएंसी में आपसे दो स्टेटमेंट दे देगा, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दे देगा, वो डेटा एनालिसिस में होता है, सॉरी डेटा सफिशिएंसी में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे देगा। तो जब तक आपको टाइम एंड वर्क ही नहीं पता तो आप कैसे बताओगे कि भाई ये आपका जो डेटा है वो सफिशिएंट है या नहीं, नहीं बता सकते। तो उसके लिए आपको वो चीज करना पड़ेगा। तो इसलिए यही सेम डेटा एनालिसिस में कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ऐसे आपको एक दे दिया टाइम एंड वर्क का, एक दे दिया एजेस का, या एक दे दिया एलिगेशंस का। जब तक आपको वही चैप्टर्स नहीं आएंगे तो आप कैसे करोगे, इसलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में इसका रिवीजन रखा। ठीक है बच्चों, 25 एंड 26, और यहाँ पर 25 तारीख में भी अपना एक मॉक टेस्ट आ चुका था, ठीक है, जिसको अपन ने यहाँ भी काउंट नहीं किया, तो आप 25 को भी एक मॉक टेस्ट दे देना, ठीक। देन उसके बाद आप देखोगे ये आपका फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये आपका फिफ्थ जो है वो आपका टेस्ट हो गया, ठीक है 25 को। और 25 तक आप क्या चैप्टर्स रिवीजन कर चुके हो, टिल डीआई तक आप रिवीजन कर चुके हो, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आप एक दिन डेटा सफिशिएंसी, एक दिन डेटा एनालिसिस, एंड उसके बाद बिना कोई टेस्ट दिए पूरा जो अर्थमेटिक आपने पढ़ा और जो आपने अपने नोट्स बनाया, आप पूरे अर्थमेटिक को बच्चे एक साथ रिवाइज करोगे, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करोगे, इसलिए मैंने, आप सोच रहे होगे कि सर मैंने तो अर्थमेटिक पढ़ा, परसेंटेज 2 तारीख को पढ़ा, अब तक तो मैं भूल जाऊंगा। हो सकता है बच्चों आपके दिमाग से कुछ पॉइंट्स निकले, इसलिए मैंने 3 दिन दिया है कि आप एक बार दोबारा एक दोबारा रिवीजन दोगे कंप्लीट अर्थमेटिक के चैप्टर्स को, कंप्लीट, जिसमें आप सारी चीजों को आप कवर अप कर दोगे, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका एक बार अर्थमेटिक दोबारा रिवाइज हो जाएगा, मतलब प्री के लिए भी आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग हो गया, आगे आपके मेंस के लिए भी चीजों को स्ट्रांग कर लिया, प्री के लिए तो आपने अपने आप को मजबूत कर ही लिया है। और अभी भी बच्चों अपने पास क्या है, 19, 17 से 18 दिन है, 30 दिन का महीना है। अब आ जाएगी अगली 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर से बच्चों क्या है, असली खेल अपना देखो चालू होगा, और हर मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया ये प्रोसेस फॉलो आपको करना है, ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है टिल डेली 1 to 2 टिल 17 अक्टूबर, 20 से 25 मॉक टेस्ट। देखो अभी तक बच्चों यही माना जाएगा कि भाई आपने मैथ्स का मैंने बता दिया, रीजनिंग एंड इंग्लिश का भी पैरेलली आप इसी तरीके से अपना रिवीजन निपटा दोगे, या 1-2 दिन में वो भी आपका खत्म हो जाएगा। बच्चों वो हो जाने के बाद अब जब तक आप डेली मॉक टेस्ट की हैबिट नहीं लगाओगे, अभी तक ये जो मॉक टेस्ट थे ये आपकी एनालिसिस कर रहे थे कि भाई आपका इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है। अब आप पूरा कोर्स को 2 बार कर चुके हो, एक बार 2 से लेकर 29 तारीख तक, देखो 2 से लेकर आप यहाँ से 2 तारीख से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम यहाँ तक 30 तारीख तक 27 तारीख तक हम पूरा कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 25 से 26 दिन में, एक बार 3 दिन में हमने दोबारा कोर्स को अपने कवर कर लिया। तो इसमें क्या है, हमने 2 बार पूरे इस कोर्स को खत्म कर लिया। और अब उसके बाद बच्चों आपको डेली 1 से 2 टेस्ट देने, अगर आप डेली के 2 दे सकते हो तो 16 से 17 दिन में आप 30 से 32 मॉक टेस्ट दे दोगे। बस चलो कभी कभी मन नहीं हुआ, थोड़ा कम मन हुआ, तो अपन एक फुल लेंथ जो है वो अपना टेस्ट एक दे देंगे। इसलिए मैंने आपको 20 से 25 टेस्ट बोले कि अगर आप डेली के 1.5 टेस्ट भी लगाओ, मतलब ठीक है, तो आप 16 दिन के अंदर जो है वो अपने 24 टेस्ट दोगे, 24 से 25 टेस्ट, तो 1.5 एक एवरेज मैंने निकाला। आप आधा टेस्ट तो नहीं दोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो टिल 17 अक्टूबर तक आप इतने टेस्ट दे सकते हो। और बच्चों इस भी रिवीजन में आप लोग ऐसा नहीं है कि सर अब तो मैंने रिवीजन कर लिया, अब तो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, 1 घंटे का टेस्ट दे रहा हूँ, 1 घंटे के 2 भी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ दिन के 2 घंटे पढ़ रहा हूँ। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना। आप जो भी गलतियां कर रहे हो इस ड्यूरेशन में मॉक टेस्ट में, ये प्रोसेस पैरेलली साथ साथ चलता रहेगा ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। आपको ये चीज को नहीं छोड़ना है। गलती कर रहे हो, ठीक है, उसको एनालाइज करोगे कि भाई पढ़ने के बाद भी का गलती कम हो गई लेकिन अभी भी हो रही है, क्यों हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन में हो रही है, उसको दोबारा निकालो, दोबारा अपने नोट्स देखो, उस टाइप के क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करो, 15-20 क्वेश्चन निकालो उसका क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, और उसके बाद उसको फिर रिवाइज करो और फिर से दोबारा से नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप दोगे उसी दिन या फिर अगले दिन, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट वो याद रहो। जब भी बच्चों आप लोग कोई नया कॉन्सेप्ट याद रखो तो उसको 2-3 घंटे बाद बिना किसी बुक के दोबारा एक बार रिकॉल करो,
3-4 बार अगर आपने रिकॉल उसको सक्सेसफुली कर लिया बिना बुक के, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ बच्चों कम से कम 2 से 3 महीने आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे, या शायद उससे ज्यादा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको ये चीज इसमें रिपीट करते जाना है टिल 17 सितंबर तक। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपका एग्जाम 19 अक्टूबर को भी आता है, तो बच्चों 18 अक्टूबर जो है ना वो एक बहुत रिलैक्सिंग डे होना चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम से पहले आपने इतनी पढ़ाई की है, संडेज भी ब्रेक नहीं लिया, टोटल अपन ने 45 डेज पढ़ा है, या अपन ने एक आध दिन बीच में ब्रेक ले लिया, उसकी जगह अपन ने दूसरी जगह कंपनसेट कर लिया। अब ब्रेक किस दिन लेना है, ऐसा नहीं है कि कभी भी ले लेना। मैं आपको जिस दिन ब्रेक की बात कर रहा हूँ ना, तो आप उस दिन ऐसे दिन ब्रेक लो जहां पे चैप्टर बहुत इजी है, जैसे एजेस का चैप्टर, जिसकी अगर आप इन केस अगर आपने मिस भी कर दिया तो उससे आपके एग्जाम के सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं आया तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बोला आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25 में से 35 में से बच्चों पीओ के अंदर 34 क्वेश्चन कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। ये एक प्रैक्टिकल सी बात है, वो क्लैरिकल में हो जाता है, आरआरबी क्लैरिकल में हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट हम 25-26 का टारगेट लेके चलेंगे, या हम 27-28 भी मैक्स टू मैक्स ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके ले लेंगे कि हमारे 23-24-25 नंबर हम आराम से ले आए, क्योंकि हमारा को असली सिलेक्शन बच्चों रीजनिंग इंग्लिश ही दिलाएगा, जिसमें हम 27 से 28 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर, और हमारे 27 भी सही हैं, मैथ्स के अंदर अगर हम 22 क्वेश्चन भी सही कर ले और इंग्लिश में अगर हम 20 क्वेश्चन सही कर ले, तो बच्चों आप देख लो आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। आपके 69 क्वेश्चन कर लिए आपने, इसमें से अगर आपने 64 भी सही किए, 5 भी गलत किए, तो बच्चे 62 से 63 नंबर आपके कहीं नहीं है, जो कि आपको श्योर शॉर्ट एक मॉडरेट पेपर में सिलेक्शन दिलाएगा ही दिलाएगा, ये गारंटी है। जितनी वैकेंसीज हैं 4400 करेंटली, ठीक है, मैं उस करेंटली वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, अगर आगे बढ़ती हैं तो इतना आपको सिलेक्शन वो दिलाएगा ही दिलाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, डेली का मॉक टेस्ट करना है, और आपको फिर ब्रेक उस दिन लेना है, और फिर 18 तारीख को, या आपका एग्जाम 20 को है तो 19 को, या पढ़ोगे तो बहुत एक जस्ट फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं पूरे दिन किताब नहीं छोड़ सकता, थोड़ा लग रहा है एग्जाम को लेकर नर्वसनेस, तो फॉर्मूलेस रिवाइज मार लो, मेंसुरेशन के कर लो, टाइम एंड वर्क के बेसिक फॉर्मूलेस कर लो, जहां छोटे छोटे फॉर्मूलेस हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कर लो, ठीक है, वहां वहां फॉर्मूलेस कर लो, कैलकुलेशन ट्रिक्स देख लो। नया कुछ मत करना बच्चे, नया कुछ मत करना, 1 से 2 दिन पहले नया करने के लिए आपके पास सितंबर तक का टाइम है, आपको जो कुछ सीखना है आप उस ड्यूरेशन में सीख लो। आपको मैं ये कहूंगा खासकर 5 से 10 अक्टूबर के बाद तो कुछ भी नए पे मत जाना, जो आपने पढ़ा उस पे कॉन्फिडेंस रखो और आप उस चीज को ही अच्छे से ट्रस्ट करके चलो, वो आपको चीज रिजल्ट अच्छा ही देगा। ठीक है, तो एग्जाम से एक दिन पहले मोस्टली रिलैक्स रहेंगे, अच्छा एक रेस्ट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे। एग्जाम से पहले अर्ली आपको रेस्ट लेना है, जल्दी सो जाना। अगर आपका जल्दी भी है एग्जाम या थोड़ा लेट भी है, 12-1 बजे की शिफ्ट भी है, तो भी आप सुबह आराम से 7 AM तक आप उठो, आराम से 8 to 9 आवर्स का रेस्ट लेके फुल्ली आप मेंटली फिजिकली आप एकदम रिफ्रेश्ड होने चाहिए, ताकि आपको किसी बात का एकदम स्ट्रेस ना रहे और एग्जाम आप बिल्कुल अच्छे गुड मूड से जाओ। तो क्योंकि बच्चों वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप थके हुए जाओगे फिजिकली नहीं मेंटली, तो आप कहीं ना कहीं आपका एग्जाम पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो 5 से 10 नंबर भी आपको इम्पैक्ट कर सकता है, नेगेटिव आपके कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों आपको फॉलो आपको करना है। मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के दी, आपको ये भी नहीं सोचना सर मैं इस चैप्टर में कितने दिन लगाऊं, इस चैप्टर में कितने दिन लगाऊं। मैंने आपको एक एक चैप्टर कवर अप कर दिया, जिसमें पूरी अर्थमेटिक हो गई, कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया, और कैलकुलेशंस की मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस का स्कोप इसके अंदर दिया है कि ऑलमोस्ट 45 डेज आपका कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चलेगा, क्योंकि रोज मैंने इसमें एक डेली टॉपिक वाइज टेस्ट आपको 2-3 टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने इसमें आपको दिए, जो कि आधा घंटा आपका लेंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिस देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आप लोग अगर फॉलो करोगे तो मेरी आपको अश्योरेंस है कि आप अप्रोक्सीमेटली आराम से 25 तक स्कोर कर सकते हो, अगर आप स्पीड बनाओ। और अगर नहीं से बच्चों अगर आप कहोगे सर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो भी आप 22 to 23 नंबर बच्चों आराम से स्कोर कर सकते हो। ये मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो में बता रहा हूँ, 22 to 23 आउट ऑफ 35 इन IBPS PO। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी नहीं होते, बस आपको क्वेश्चंस को करते समय ये देखना है बच्चों कि किसको करना है किसको छोड़ना है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वो एग्जाम मॉडरेट लेवल का, तो आपको क्वेश्चन को करने से ज्यादा क्वेश्चन को किस क्वेश्चन को छोड़ना है किसको करना है ये आपको आना चाहिए।
अगर कई ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं जहां एग्जामिनर आपको जान के फंसाता है और आप फंसते हो और अपना समय बर्बाद करते हो, आपको ऐसे क्वेश्चंस को लीव करना है। जस्ट लाइक बच्चों, एक क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच में आपको पता होता है कि कौन सी बॉल खेलनी है कौन सी नहीं, तो क्रिकेटर उसी हिसाब से लेता है। तो ये आपके लिए एक पिच है जहां आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन सी बॉल बाउंसर है, इसको छोड़ना है और इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना है। ट्राई टू गो थ्रू, मैं ये नहीं कह रहा अटेम्प्ट, try to go through all the 35 questions in 20 minutes। अगर 35 क्वेश्चंस को गो थ्रू करने के लिए कह रहा हूं कि आपको अगर ये समझ में आ गए 35 में से यार मैंने ये 24 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, मुझे तो सिर्फ यही करना है और इसमें से 24 में से 24 सही नहीं तो 23 तो सही करने हैं, तो आप मान के चलो आपके 24 से 23 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप 24 में से आपको 35 में से आप सारे अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे तो बच्चे नहीं होगा पीओ के अंदर, ये बात फैक्ट है। ये मतलब 30 सेकंड के अंदर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हो पाना आईबीपीएस पीओ में बच्चे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चीजें कैलकुलेटिव होती हैं। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है। तो यही सारी अप्रोच थी, मैंने इसी पूरी प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों आपको आज के लेक्चर में यही समझाने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे आपको डे टू डे स्ट्रैटेजी बनानी है। इसलिए मैंने इस चीज़ को बोला श्योर शॉट स्ट्रैटेजी, ठीक है। श्योर शॉट स्ट्रैटेजी जो है 45 डेज की, मैंने इसको इसलिए बोला कि अगर आपने इसको फॉलो किया है ना तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस आपका उस दिन लक अच्छा काम करे कि आपको जो पर्टिकुलर डे में एक सिस्टम मिलता है वो आपको एक अच्छा मिले, उसमें कोई इश्यूज ना हो, क्योंकि वो एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है बच्चों, ठीक है। और डे बाय डे स्केड्यूल ही मैंने आपको बताया, स्ट्रैटेजी बताई स्केड्यूल के अंदर, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो अब बच्चों आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ पसंद आई होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी मेहनत हमने बच्चों आप ही लोगों के लिए की है। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।